राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की शिष्टाचार भेंट। लोक भवन में हुई मुलाकात। विकास पर हुई चर्चा। विकास योजनाओं की प्रगति और जन कल्याणकारी योजनाओं पर दिया जोर। अनिल जोशी की बड़ी मुश्किलें। नए आरोपों में साल के जंगल पर कब्जे का मामला। अधिवक्ता विकेश नेगी ने 2011 के पट्टे को रद्द करने की भी मांग करवाई। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अनिल जोशी के खिलाफ उठाए नए विवाद। अल्मोड़ा में फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम का हुआ आयोजन। एमबीबीएस छात्रों ने ग्राम सभा अथरबनी में अपनाए परिवार। विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर किया सर्वे। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की 100 साल पुरानी बाजार पर अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। बाजार और दानपात्र हुए क्षतिग्रस्त। समिति ने दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। ऋषिकेश से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। 10 साल के दिव्यांग बच्चे को 2 युवकों ने छोड़ा लावारिस। मानवता हुई शर्मसार। युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेया जोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। खबर में बता दें कि उत्तराखंड से एक अहम खबर सामने आई है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात लोक भवन में हुई है। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समग्र विकास पर भी चर्चा की। दोनों ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और समीक्षा की। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने जल कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। बता दें, राज्य के विकास को तेज करने के लिए दोनों ने समन्वय और सहयोग की अहमियत पर भी बात की। साथ ही भविष्य की विकास रणनीतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन से विकास कार्य में नई गति आएगी और जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं राज्यपाल ने भी विकास कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से जल्दी और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस शिष्टाचार भेंट से प्रदेश के विकास की दिशा में सकारात्मक संदेश मिला। अब खबर देहरादून से है, जहां अनिल जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले गैर राजनीतिक संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी एंट्री पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि अनिल जोशी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी एंट्री तब हुई थी जब इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। अब अधिवक्ता विकेश नेगी ने अनिल जोशी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का नाम लेकर अनिल जोशी ने साल के जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके साथ ही 2011 में अनिल जोशी और अन्य को दिए गए पट्टे को रद्द करने की भी मांग की गई है। विकेश नेगी ने इस शिकायती पत्र पर मुख्य सचिव राजस्व विभाग और जिलाधिकारी देहरादून को भेजा है। इस मामले में अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। इससे साफ है कि अनिल जोशी के खिलाफ नए विवाद और सवाल लगातार उठ रहे हैं और मामले को गंभीरता से लिया भी जा रहा है। ये जो अनिल जोशी की वाला करते हैं, इसमें मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया है माननीय जिला पर मुख्य सचिव और रेवेन्यू सचिव को। हमने ये कहा है कि जो इनको जो पट्टा अलॉट हुआ है वो अलॉट हो नहीं सकता था, क्योंकि ना राज्य सरकार को अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं है कि जंगल झाड़ी ग्राम समाज की जमीन को नाले खाले बंजर वगैरह कोई किसी भी जमीन में राज्य सरकार को
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सोबन सिंह जीना राज्य के आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से शनिवार को ग्राम सभा अथरबनी में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एनएमसी मानकों के अनुसार आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य एमबीबीएस विद्यार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य से जोड़कर उन्हें व्यवहारिक अनुभव देना रहा। इस कार्यक्रम का संचालन संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश भैसौड़ा और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मशरूफ हसन ने किया है। बता दें, फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने गांव के परिवारों को अपनाया और उनका सर्वे किया। बता दें, प्रत्येक विद्यार्थी ने 3-3 परिवारों को गोद लिया है। इससे उन्हें स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार की जरूरतों को समझने का मौका मिला और वे परिवार को परामर्श भी दे पाए। वहीं आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य शिविर आयोजन करने की योजना भी बनाई गई। ग्राम प्रधान विनोद जोशी ने इसे सार्थक पहल बताया और साथ ही कहा कि इससे छात्रों और परिवारों दोनों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में एमबीबीएस 2025 बैच के कुल 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। हम एसएसजी मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और हम फर्स्ट ईयर बैच है और हम आज फैमिली अडॉप्ट करने आए हैं ताकि हम सारे बच्चों को 5-5 फैमिली मिलेगी और हमें उनका 3 साल जो हमारे 3rd ईयर तक है कि हमें उनकी टेक केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करने का पहला मौका है। ये इनके लिए इंट्रोडक्टरी लेवल है एक, और 2025 बैच के ये हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, तो कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराएंगे और इनको एक फैमिली अडॉप्ट करवाएंगे। आने वाले 3 साल तक ये फैमिली की हेल्थ मॉनिटरिंग से लेके हेल्थ एडवाइस से लेके एक ब्रिज का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी हूँ मेडिकल कॉलेज में। आज हमारा ये जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो इनके एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन। उस कम्युनिटी मेडिसिन में जो है एनएमसी की गाइडलाइन है कि हर स्टूडेंट को गांव में ले जाना है और प्रत्येक स्टूडेंट को एक परिवार देना है। जो छात्र यहाँ पे पहुँचे ये 2025 का बैच है। देखिए, इनका एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन, जिसमें इनको एक जनता के साथ मिलकर के, कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब है कि जो कम्युनिटी के साथ आप जो मिलना जुलना आपका रहता है, किस प्रकार आप 3 साल बाद जब डॉक्टर बन के यहाँ से निकलेंगे तो किस तरीके से आप एक पेशेंट के साथ व्यवहार करेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर मसूरी से है, जहां बाबा बाला हिसार क्षेत्र में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी बाबा बुल्ले शाह की मजार को अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। शनिवार की देर शाम को मजार और उनके साथ मौजूद 2 अन्य मजारे तोड़ दिए गए। इसके साथ ही दान पात्र भी तोड़कर नकदी निकाल ली गई। बता दें, इस घटना की सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह समिति और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। मजार की हालत देखकर लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं समिति का कहना है कि यह मजार स्कूल की भूमि पर सहमति से बनाई गई थी और किसी भी तरह से सरकारी जमीन पर नहीं थी। समिति ने कहा कि यह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, शहर के भाइयों पर हमला है। बता दें कि समिति के सदस्य ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मसूरी पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इसकी जांच की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अनुयायियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो और आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देर तक सीओ मसूरी मनोज असवाल ने मजार का निरीक्षण किया और घटना के बारे में जानकारी ली। उम्र का हो गया हूँ और बचपन से मैं इस मजार पे आ रहा हूँ और काफ़ी पुरानी मजार है और हम सभी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सभी उर्स में आते हैं और वैसे भी हर जुमरात में यहाँ पर इस मजार पे आते हैं और बहुत ही अच्छी मजार है और सभी की मन्नतें हम पूरी होती हैं। पता नहीं कौन से शरारती तत्व। ये उत्तराखंड के अंदर प्रशासन का मैं फेलियर बोलूँगा, इसलिए जो है 10 दिन से जो है मसूरी को लेकर इस तरीके की बातें आ रही थी कि यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह की मजार है जो एक अवैध मजार है और जंगलात की जगह पर है, जबकि इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि वाइनबर्ग एलन स्कूल की एक निजी संपत्ति है।
और मुस्लिम समाज की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप था कि भाई अगर स्कूल चाहे अपना जो डिसीजन लेगा हम उसके साथ हैं। यहाँ पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जिस हिसाब से वो आके खुला चैलेंज करके इस मजार को तोड़ के गए हैं, तो सर मेरी नजर के अंदर तो ये शासन प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। किसी कारण से आ नहीं पाए, उन्होंने काफ़ी बार फ़ोन, 1-2 बार फ़ोन उठाया भी, उन्होंने कहा शायद कहीं बिजी हैं। लेकिन सरासर सुनील भाई ये तो पूरा शहर का माहौल ख़राब करने वाली बात हो गई। हम बचपन से लेके आ रहे हैं, इस मज़ार को देख रहे हैं। शायद मैं 35-36 साल का आज हो गया, उससे पहले 50 साल पुरानी हम मज़ार देखते हैं, नीचे मौसी बोलते हैं। और सबसे कमाल की बात आपको मैं बता दूँ, नगर पालिका रजत अग्रवाल जिसमें अध्यक्ष हैं, और मुस्लिमों से ज़्यादा गैर मुस्लिम ये इस मज़ार पर, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, गैर मुस्लिम यहाँ पर हिंदू भाई लोग हमारे इस मज़ार पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर ये अवैध है, मैं बोलता हूँ चलो ये अवैध है, अगर प्रशासन इसको अवैध ठहराता है कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, तो आप लीगल एक्शन लेके इसको ध्वस्त कर दीजिए। किया जाए, उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मजार अवैध है तो इसमें कार्रवाई हो, कानून सबके लिए बराबर है, जो भी करना है कानूनी कार्रवाई से हो, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा बाहर का आके यहाँ पर कोई ऐसा माहौल खराब करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, बिल्कुल भी, 1 से लाख तक भी। और खास करके उनके लिए मेरे निवेदन है, जिसने यहाँ पर ये आके करा है, इस मजार को ध्वस्त किया है, उसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां त्रिवेणी घाट से एक दुखद खबर सामने आई है। बता दें कि गंगा में पाप धोने आए लोग दंग रह गए जब 2 युवकों ने 10 साल के दिव्यांग बच्चे को बोझ समझकर लावारिस छोड़ दिया। बच्चा ना बोल सकता है, ना चल सकता है। ये घटना 22 जनवरी की दोपहर की है। लोगों ने बच्चे को रोते हुए देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को कोतवाली ले जाकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये पता चला कि 2 युवक बच्चे को लेकर आए और उसे त्रिवेणी घाट पर छोड़कर फरार हो गए। एक युवक के हाथ में हेलमेट भी दिखाई दिया, जिससे लगता है कि शायद बच्चा बाइक पर लाया गया। पुलिस अब इन युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही आसपास के बाजार और घाट की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जारी है। बता दें बच्चा फिलहाल CWC टीम के हवाले कर दिया गया है। वहीं कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पुलिस जल्द से जल्द पता लगाएगी कि ये बच्चा कौन है, कहां का रहने वाला है और उसे क्यों बेसहारा छोड़ दिया गया। यह मामला बेहद गंभीर है और इसकी पूरी जांच की जा रही है। चलिए अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां शनिवार देर रात रतौली से नारकोटा के बीच एक ट्रक खाई में गिर गई। बता दें कि सूचना मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग ने SDRF टीम को घटनास्थल पर भेजा। पोस्ट रतुड़ा से उप निदेशक अनीश डिमरी के नेतृत्व में SDRF टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। बता दें कि टीम ने DDRF के साथ मिलकर सर्च अभियान शुरू किया। वहीं घटनास्थल पर एक सीमेंट से भरा ट्रक खाई में गिरा मिला। ट्रक में केवल चालक सवार था। दुख की बात तो यह है कि चालक की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। वहीं SDRF टीम ने विषम परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर मृतक को खाई से बाहर निकाला और मेन रास्ते तक पहुंचाकर जिला पुलिस को सुपुर्द किया। बता दें पुलिस ने मृतक की पहचान करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस दुर्घटना ने वाहन चालकों और ग्रामीणों को सुरक्षा को लेकर भी चेतावनी दी है। प्रशासन ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की है। खबर सर से है, जहां उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों में डर और गुस्सा बढ़ रहा है। वन पंचायत सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष घनानंद शर्मा ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वन विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। सालों से विभाग सिर्फ यही कहता आया है कि बाघ को पकड़ लिया गया है। घनानंद शर्मा ने हाल ही में सल्ट क्षेत्र के खोलियो क्यारी गांव में हुई एक महिला की बाघ से हुई हत्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत दुखद और चिंताजनक है, लेकिन वन विभाग स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए
कोई स्थायी योजना नहीं बना रहा। उन्होंने सरकार और वन विभाग से मानव वन जीव संघर्ष रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और साथ ही प्रभावित इलाकों में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। धन्यवाद। अपनी बार बार एक ही पुनरावृत्ति करता है कि हमने बाबू को पकड़ लिया है, हमने बाबू को ट्रैकुलेशन कर लिया है। और इसी एक लाइन में मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों से लगातार बढ़ती हुई घटनाओं का विभाग का एक ही बयान है और ये अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण रूप से पल्ला झाड़ रहे हैं। इनके पास न कहीं पर इनको कैंपिंग करने की जगह है, कहीं पर इनको एक जगह बंद करके रखने की जगह है, या इनको ऐसे शूट आउट करने के इनके पास किसी किस्म के आदेश हैं। जिस कल 26 जनवरी है, इसको लेकर पुलिस ने विकासनगर में विशेष सुरक्षा चेकिंग अभियान चलाया। बता दें, पुलिस टीम ने बाजार और मुख्य मार्गों पर आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की। वाहनों के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस और सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई। सिर्फ वाहनों तक ही नहीं, पुलिस ने होटलों और दुकानों पर भी जाकर सुरक्षा के मद्देनजर जांच की। बता दें कि यह अभियान ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 26 जनवरी के अवसर पर कोई सुरक्षा खतरा ना हो। विकासनगर बाजार में आने वाले सभी लोगों की भी सुरक्षा जांच की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह चेकिंग लोगों और शहर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वो चेकिंग में सहयोग करें और कानून का पालन करें। साथ ही कहा गया कि इस तरह के अभियान समय समय पर जारी रहेंगे ताकि त्योहारों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस तरह से पुलिस ने 26 जनवरी से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है और लोगों को सुरक्षित वातावरण देने की कोशिश की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। बता दें, राजधानी में परेड ग्राउंड में ये भव्य कार्यक्रम इस बार भी बहुत ही सुव्यवस्थित और गरिमामय तरीके से आयोजित किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सुनिश्चित किया कि आयोजन सफल और सुरक्षित तरीके से हो। वहीं सीडीओ ने संबंधित नोडल अधिकारियों से परेड मंच, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य जरूरी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि आम नागरिकों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। वहीं परेड में सैनिक पुलिस और एनसीसी कैडेट के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और झांकियां भी दिखाई जाएंगी। बता दें, सीडीओ ने सभी अधिकारियों को समय पर तैयारी पूरी करने और किसी भी तरह की कमी न रहने के निर्देश दिए हैं। इस तरह देहरादून में गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य, सुरक्षित और सभी के लिए यादगार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि आगामी 77th हम गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो उसी क्रम में त्रुटि रहित इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने प्रॉपर अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई है। तो उसी का हम निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कराया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हमारा जो इवेंट है एक ग्रैंड सक्सेस रहे। तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स है, इसमें हमारे कल्चरल की टीम्स हैं जो इसमें कुछ परफॉर्म करेंगी, हमारी डिफरेंट विभागों की झांकियाँ हैं जो इसमें पूरा दिखाएंगी, अपना शोकेश करेंगी अपने बेस्ट वर्क्स, और कुछ और भी इसमें चीज़ें होंगी। तो इसको हम पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं और इसको प्रॉपर्ली हम एग्जीक्यूट करेंगे। नजर डालते हैं उत्तराखंड के मौसम की खबर पर। उत्तराखंड में मौसम के चलते ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बता दें, डीजीआरई चंडीगढ़ ने राज्य के लिए एवलांच यानी कि हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। वहीं चमोली जिले में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में हिमस्खलन की संभावना अधिक है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
येलो अलर्ट का मतलब है कि इन क्षेत्रों में भी सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि ये अलर्ट आज शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं आपदा सचिव ने अलर्ट वाले जिलों के अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्यटकों, ट्रैकर्स और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वो संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में ना जाएं और सुरक्षित रहें। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन की भी निगरानी बढ़ रही है। वहीं सभी जरूरतमंद के मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। फिलहाल इस समय उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। बता दें, उत्तराखंड में मौसम को लेकर सतर्कता जरूरी है। जो भी आज गाइडलाइन दी गई है वो आज शाम 5 बजे तक बताई गई थी कि शाम 5 बजे तक आप सतर्क रहें, लेकिन इन तमाम गाइडलाइंस को आप लगातार फॉलो करें क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी मस्जिदों, मदरसों और वक्फ संपत्तियों पर तिरंगा फहराने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें, बोर्ड के अध्यक्ष शादाब ने कहा कि वतन से मोहम्मद इमरान का हिस्सा है और तिरंगे का सम्मान करना हमारा फर्ज है। उन्होंने सभी से अपने अपने परिसरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। अध्यक्ष ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड न केवल खूबसूरत है बल्कि स्थानीय धाम भी है। बता दें, ऐसे में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना देशभक्ति और एकता की भावना को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस निर्णय से प्रदेश के मुसलमान समुदाय में देशभक्ति और उत्साह बढ़ेगा। साथ ही ये पहल देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में भी मदद करेगी। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराने से देश के प्रति सम्मान और प्यार की भावना प्रकट होगी। ये पहल हर नागरिक के लिए देशभक्ति और एकजुटता का संदेश भी लेकर आएगी। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं 2026 का, और इसके ऊपर वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने ये निर्णय लिया है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ हम सैन्य धाम भी हैं। और मेरा देश ये गणतंत्रता दिवस मना रहा है तो हर मस्जिद, हर मदरसा, हर खानका, हर वक्फ की संपत्ति के ऊपर शान से मेरा तिरंगा लहराए, उसके लिए वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने अपनी तमाम मैनेजमेंट कमेटीज को, अपने तमाम मुतवल्लियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। ये आग्रह किया गया है कि तमाम ये आज, क्योंकि ये पर्व जो है। रुक करते अगली खबर की और। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने का निर्देश दिया है। हाल ही में होमगार्ड विभाग में वर्दी खरीद में अनियमितताओं के आरोप के बाद निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए एक संयुक्त जांच समिति बनाई गई है। बता दें, मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि राज्य में भ्रष्टाचार किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। इस कदम से यह संदेश जाता है कि उत्तराखंड में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। मैंने चूंकि पहले ही कहा है कि कहीं पर भी कामों में किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनियमितताएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कहीं पर भी अगर इस प्रकार की अनियमितताएं आई हैं तो सख्ती से उस पर जांच भी हुई है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी हुई है। और ये सीधा सा एक कार्य व्यवहार है हम लोगों का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, उसको उत्तराखंड के अंदर भी हम हर एक विभाग में, हर काम में उसको लागू करना चाहते हैं कि काम के साथ कोई लापरवाही नहीं, कोई अनियमितताएं नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अगर इस प्रकार की अनियमितताएं होंगी, लापरवाही होगी, भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम का आज 130वां एपिसोड देश भर में प्रसारित हुआ।
जिसमें उत्तराखंड के लोग भी सामूहिक रूप से शामिल हुए। इस एपिसोड में समाज, पर्यावरण और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले लोगों के काम को देश के सामने पेश किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात हर बार प्रेरणा देती है और ये कार्यक्रम कर्मयोगियों के प्रयासों को जनता तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम बन गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कई बार राज्य के काम, हिमालयी क्षेत्रों की गतिविधियां, महिलाओं और युवाओं के प्रयासों को मन की बात में देश के सामने रखा है। खास तौर पर नवंबर के एपिसोड में शीतकालीन यात्रा को शामिल किया गया और प्रधानमंत्री खुद भी इसमें भाग लेकर संदेश दिए, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को नई गति मिली है। पहले समिति महीनों तक चलने वाली रोजगार अब धीरे धीरे पूरे साल में फैलने लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से उत्तराखंड की पहचान पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में और मजबूती हो रही है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 130वां एपिसोड आज यहाँ पर सभी देशवासियों ने देखा और वहीं हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा और उनके हर एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उससे प्रेरणा मिलती है, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे समाज जीवन का क्षेत्र हो, या सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अनवरत रूप से लगातार एक कर्मयोगी की तरह काम करने वाले लोगों के द्वारा, साधकों के द्वारा जो बहुत शानदार काम अपने जीवन में किए जाते हैं, उन सभी को देश और समाज के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी के मन की बात के एपिसोड में होता है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां चौमू क्षेत्र में स्थित खतियाड़ी पंपिंग योजना का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें, निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि पंपिंग योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए वन भूमि के ट्रांसफर की आवश्यकता है, जिससे लेकर वन विभाग के साथ बैठक कर भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृति ली जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इस पेयजल योजना के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को साफ पेयजल की सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस योजना से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वो खतियाड़ी पंपिंग पेयजल योजना है, तो उधर निरीक्षण जो हमने करा, इन्फिल्ट्रेशन वेल हमारा तैयार हो गया, आगे हमारा जो पंप थे वो भी तैयार हो गए थे, बट बीच में जो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक था वो तैयार नहीं हो पा रहा था। तो उसका मेन रीजन था फॉरेस्ट क्लियरेंसेस नहीं आ रखे। तो कल हमने उसकी मीटिंग रखी और मैं आशा करता हूं कि हम ऑब्जेक्शंस क्लियर करके भारत सरकार को जो भेजेंगे तो हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद हम वहाँ काम कर सकेंगे। और उसके बाद जो पानी की समस्या है, जो हम देखते हैं अल्मोड़ा में ज़्यादातर लोगों की, जो हमारे जन की सरकार में एरिया पानी की समस्या है, तो वो एक तरीके से जब हम ऐसे बॉटलनेक्स को क्लियर करते हैं तभी सॉल्व हो पाती है। और आशा करता हूँ जिस एरिया को वो पंपिंग योजना सर्व कर रही होगी उधर हम पानी की समस्या को। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना। इस कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने वाली प्रेरक माध्यम है। उन्होंने इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया ताकि जन जागरण को मजबूत किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश की प्रगति, युवाओं और भूमिका और भारतीय संस्कृति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बदलाव में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने पर भी जोर दिया। प्रत्येक जो माह का जो अंतिम रविवार होता है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम होता है। तो इसी क्रम में आज बूथ संख्या 155 में हमने कार्यकर्ताओं के संग आज ये मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुना, जिसमें मोदी जी द्वारा पूरे देश की जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों के बारे में मन की बात के माध्यम से हमको अवगत कराया जाता है। प्रधानमंत्री की मन की बात का 130वां एपिसोड था और इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को प्रेरित करते हैं नवाचारों के लिए। जैसा कि उन्होंने
बताया कि 2016 में जो स्टार्टअप का जो आंदोलन उन्होंने चलाया था, आज देश का युवा उस ओर आगे बढ़ रहा है और नए नए स्टार्टअप इस देश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। माह के अंतिम रविवार के दिन मन की बात का कार्यक्रम हमारे बूथ संख्या 155 में सुना गया। ये मन की बात का 130वां एपिसोड है, जिसमें मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमको संबोधित किया गया। इसमें इन्होंने रोजगार, स्वरोजगार, किस तरीके से युवा इस तरीके के रोजगार कर रहे हैं जिनसे उनको निरंतर लाभ हो रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।